हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे अकाउंटिंग टर्म में ड्राइविंग के आगे। क्योंकि याद रखिए पिछली क्लास में हम लोगों ने यही सारा कवर किया। इसमें एक बार डिस्काउंट जो कंफ्यूजन है देख लीजिए। डिस्काउंट क्या ये हम बताए थे कि कोई गुड्स हम परचेज कर रहे हैं और उसका जो एमआरपी है, एमआरपी के ऊपर कुछ अमाउंट यदि छूट मिल रहा है तो वही हमारे लिए क्या कहलाएगा? डिस्काउंट कहलाएगा। और डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं हम बताए थे। पहला क्या था? ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होगा कि जो होलसेलर से रिटेलर को और रिटेलर से ये मैन्युफैक्चरर होलसेलर को और होलसेलर रिटेलर को देता है, जो फिक्स परसेंटेज के रूप में होता है और जिसका उद्देश्य होता है कि सेल्स को क्या करना है? प्रमोट करना है, सेल को आगे बढ़ाना है। और उसका हम बताया था कैश डिस्काउंट, जो कैश के रूप में होता है, जो कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए या फिर टाइमली कैश को कलेक्ट करने के लिए। अब क्लियर है ना? जैसे सपोज कर लीजिए कि आप किसी कोई सामान बेचे हैं, समझ लीजिए जैसे कोई गुड्स हम क्या कर रहे हैं, किसी से बेचे हैं 10,000 रुपए का और वो हमसे बोला है, आज सपोज के 20 तारीख है, वो बोला है 30 तारीख हम आपको पैसा दे देंगे। अरे समझे ना? 30 तारीख तक वापस नहीं किया, फिर 30 तारीख के बाद वो कह रहे हैं हम 5 तारीख को दे देंगे। अरे समझे ना? तो मुझे लग रहा है कि नहीं, टाइम वो और बढ़ाएगा तो हम वहां पे दे देंगे। क्या कोई दिक्कत नहीं, 10,000 आपको देना है तो जब 5 तारीख तक दे देते हैं ना, तो आप हमको 9,500 तक दे दीजिएगा, 500 डिस्काउंट कर देंगे। अरे समझे ना? तो उसको भी लगेगा कि नहीं, अगर हम 5 तारीख तक दे देते हैं तो कम से कम 500 तो छूट मिलेगा ना, तो 9,500 ला करके जमा कर दे। अरे समझे ना? अब ये इससे ज्यादा डेट न ले और कैश हमको टाइमली कलेक्ट हो जाए, तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? कैश। वाउचर पढ़े ही थे, जहाँ पे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसी डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? वाउचर बोलते हैं। और गुड्स, व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वही वस्तु बिजनेस, उसके लिए क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। और अगला हमको जानना है क्या? ड्राइविंग शब्द का मतलब समझ लीजिए कि बिजनेस का मालिक और जो अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी सामान निकालता है बिजनेस से, चाहे धन हो या फिर वस्तु हो, तो वही उसके लिए क्या कहलाएगा? कह रहा है बिजनेस के मालिक के द्वारा किया जाने वाला निजी खर्च ड्राइविंग कहलाता है। कि बिजनेस का मालिक अपने निजी खर्च के लिए पैसा ले रहा है तो वही क्या कहलाएगा? ड्राइविंग कहलाता है। और क्या? ड्राइविंग मालिक की पूंजी को घटाता है, मालिक की पूंजी को घटाता है। ड्राइविंग का मतलब क्या हुआ? तो बिल्कुल सिंपल समझिए, कोई बिजनेस है और इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो बिजनेस का मालिक है यानी कि कैपिटल, क्या है? कैपिटल। इसने पैसा लगाया 10,000 रुपये, कितना लगा दिया? 10,000। अब ये तो बिजनेस में लग गया है ना। अब इसी मालिक को जरूरत पड़ा अपने पर्सनल यूज के लिए, तो इसी 10,000 में से 2,000 अपने खर्च के लिए निकाल लिया। तो जो बिजनेस का मालिक का जो पूंजी है वो घटा रहा है कि नहीं घटा रहा है? आ रहा समझे ना? तो यहाँ पर डिफिनेशन में क्या कह रहा है कि जब ड्राइविंग जो होता है वो मालिक की पूंजी को क्या करता है? घटाता है। और कह रहा है यदि बिजनेस के मालिक के द्वारा अपने व्यापार से गुड्स या मनी अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया जाता है तो वह मालिक का ड्राइविंग है। चाहे कोई गुड्स हो यानी कि वस्तु हो या फिर मनी यानी कि पैसा, अगर जो बिजनेस का मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल ले रहा है तो वही उस बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? उसके लिए ड्राइविंग। तो ड्राइविंग क्या क्लियर हो रहा है ना? अब सपोज करिए बिजनेस है और बिजनेस का ऑनर है यानी कि कैपिटल। अब अगर जो अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी निकाल रहा है तो जो वस्तु निकालेगा वो किसका बनेगा? ड्राइविंग का बनेगा। मतलब ये कैपिटल ड्राइविंग का ये समझ में आ रहा है ना? ड्राइविंग के बाद अगला कह रहा है क्या? परचेज। परचेज और सेल्स लगभग सबको पता हो कि कुछ भी हम अगर जो बिजनेस में लेके आते हैं, खरीदते हैं सेल करने के उद्देश्य से, तो हमारा क्या कहलाता है? इन गुड्स को हम खरीद रहे हैं बेचने के उद्देश्य से, तो वही क्या है? हमारा परचेज है। और किसी कस्टमर को यानी कि जिस चीज का हम व्यापार करते हैं तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? दोनों देखिए क्या कह रहा है। गुड्स को पुनः बिक्री के लिए खरीदने की क्रिया परचेज कहलाती है और व्यापारी द्वारा खरीदा जाने वाला माल क्रय या परचेज कहलाता है। हमारा बिजनेस है और यदि हम कोई सामान खरीद रहे हैं तो वह हमारे बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? परचेज कहलाएगा। और कह रहा है सेल्स, व्यापारी जिस वस्तु से व्यापार करता है उसी बिक्री को सेल्स कहा जाता है। कि जो भी व्यापारी है वो यदि क्या कर रहा है, कोई भी वस्तु यदि बेच रहा है तो वो उसके लिए क्या कहलाएगा? सेल्स कहलाएगा।
इतना समझा रहा है ना कि परचेज क्या और सेल क्या है, यानी कि जो भी हम बेचने की वजह से खरीदेंगे हमारा क्या है, परचेज है, और जिससे हम बेचेंगे यानी कि बिक्री करेंगे वही हमारा क्या है, सेल्स। और अगला कह रहा है परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। रिटर्न का मतलब तो पता ही होगा, वापस होता है। रिटर्न का मतलब क्या होता है, परचेज यानी कि जो हम खरीदे उसको वापस करें, परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न यानी कि जो हम बेचे उसको वापस लेंगे तो सेल्स रिटर्न। कह रहा क्या, यदि किसी कारणवश हम परचेज किया गया गुड्स वापस कर दें तो यह प्रोसेस परचेज रिटर्न कहलाता है। देखिए दोनों का नहीं, एक चार्ट बना लीजिए, ये आपका बिजनेस है और बिजनेस के माध्यम से आप पहले कोई सामान क्या किए, परचेज किए, क्या किए पहले, और वही गुड्स आप उसका क्या कर दिए, सेल कर। तो माइक्रोफोन क्यों नहीं ऑफ करे अपना अपना जी, पहले परचेज किए फिर उसका क्या किए, सेल किए। तो जो हम खरीद करके लाए हैं यह प्रक्रिया हमारा परचेज है, क्या है, परचेज। और जो सेल की बेचे हैं वो हमारा क्या है, सेल्स। ये तो ऊपर वाला हो गया परचेज और सेल्स, आ रहा समझे ना। फिर परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न क्या है, तो सपोज करिए हम खरीद के लेके गए थे 100 पीस, किसी कारण जब ये 100 पीस हमारे पास आया, हम इसमें से 5 पीस क्या कर दिए, उन्हें ला करके वापस कर दिए जहां से हम खरीद करके लेके आए थे। कि 100 पीस लेके गए थे, 5 पीस खराब है, ये हमको नहीं चाहिए, इसको वापस कर लीजिए। तो वही प्रक्रिया हमारे लिए क्या कहलाएगी, परचेज रिटर्न। और यदि हम किसी से वही बाकी का जो 95 पीस रहेगा वही हम सेल कर दिए, कितना पीस, 95 पीस, उसके पास गया तो वो कह रहा है कि नहीं 10 पीस हमारा खराब हो गया। कितना पीस खराब हो गया, 10 पीस। वो लेके आया हमारे पास, हम उसको 10 पीस क्या किए, वापस ले लिए। तो वह प्रक्रिया हमारे लिए क्या कहलाएगी, सेल्स रिटर्न। क्लियर है ना, परचेज क्या है, सेल्स क्या है, परचेज रिटर्न क्या और सेल्स रिटर्न क्या, क्लियर है ना। और उसके बाद जब आगे जा रहे हैं तो अगला क्या दे रहा है, स्टॉक। स्टॉक क्या है, देखिए अगर जो बिजनेस है हमारा और अनसोल्ड गुड्स यानी कि ऐसा गुड्स जो भी हम बेचे नहीं है लेकिन हाँ उद्देश्य है कि बेचना है, हमारे बिजनेस में है, तो वही हमारे लिए क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा, स्टॉक। सपोज करिए कि हमारा बिजनेस है और हम अपने बिजनेस में जो है 100 पीस कोई स्मार्टफोन ले लिए, क्या ले लिए, स्मार्टफोन 100 पीस खरीदे हैं जिसका उद्देश्य क्या है, बेचना है। 100 पीस जो चला, 100 पीस में जो 10 पीस चला गया वो चला गया, कितना पीस बच गया अभी, तो 90 में हमारे बिजनेस में है ना, तो अगर जो 90 पीस है तो ये हमारे बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा। इतना क्लियर है ना, जो 90 पीस हमारे बिजनेस बचा हुआ है क्या है, स्टॉक। इतना क्लियर है ना। और उसके बाद से जब आगे जाएंगे, हाँ एक चीज और समझिए, स्टॉक है ना इसको दो कैटेगरी में बांटा गया, दिया नहीं लेकिन समझिए दो कैटेगरी। पहला होता है क्लोजिंग स्टॉक, पहला क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा होता है ओपनिंग स्टॉक। दूसरा क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक। इतना क्लियर है ना, यानी कि स्टॉक को कितने कैटेगरी में बांटा गया है, यानी कि जब हमारे बिजनेस में है अभी सोल्ड नहीं हुआ है, सेल नहीं हुआ है, बचा है, वो क्या है, स्टॉक। लेकिन स्टॉक, ये स्टॉक के कितने कैटेगरी है, पहला ओपनिंग और दूसरा। अब ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग क्या है, ओपनिंग और क्लोजिंग दो शब्द समझिएगा। अगर जो हमें एक फाइनेंशियल ले लिए, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा 2022, कब, 2022 खत्म कब हो जाएगा, 31 मार्च 2000। इतना क्लियर है ना। तो बिजनेस स्टार्ट करते समय जो भी हम गुड्स रखे थे, जो भी स्टॉक लगाए थे, वह हमारा ओपनिंग स्टॉक कहलाए। बिजनेस स्टार्ट जिस समय फाइनेंशियल में किए थे और जिस गुड्स को लेकर हम बिजनेस स्टार्ट किए तो हमारा क्या है, ओपनिंग स्टॉक है। और ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर अब एंड हो रहा है ना, तो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो बच जाएगा वो क्या कहलाएगा, क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। और अगला फाइनेंशियल ईयर क्या आएगा, 1 अप्रैल 2023 ये आएगा ना, और ये खत्म कब होगा, 31 मार्च 2024, यही होगा ना। अब इस समय देखिए, तो यही क्लोजिंग स्टॉक अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। अब ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग के समझ में आ रहा है ना। स्टॉक यानी कि बिजनेस में रखा गया सोल्ड करने के लिए वो क्या है, स्टॉक।
स्टॉक के दो कैटेगरी होते हैं, एक क्लोजिंग और दूसरा ओपनिंग। फाइनेंशियल ईयर के शुरू में बिजनेस स्टार्ट करते समय जो लगाया गया वो ओपनिंग, और उस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में जो गुड्स बच गया वो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है ना। और उसके आगे जब आएंगे तो देखिए इसके आगे दे रहा है डेब्टर्स और क्रेडिटर्स। अभी दोनों शब्द एक साथ ले लीजिए, पहला डेब्टर्स और दूसरा। डेब्टर्स जहां पे आए कस्टमर, और क्रेडिटर्स जहां पे आए वो क्या हो जाएगा, सप्लाई। अब इसका मतलब प्रॉपर समझ में नहीं आया क्या। तो डेब्टर्स क्या है, क्या रहा, वह पर्सन या बिजनेस जो हमारे बिजनेस से क्रेडिट बेसिस पर गुड्स या सर्विस परचेस करता है, वह डेब्टर्स कहलाता है। आपका बिजनेस है और दूसरा कोई व्यक्ति आपके पास आता है कुछ खरीदने के लिए, आपके पास क्या करने आता है, कुछ खरीदने आता है, तो वह व्यक्ति आपके बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, डेब्टर्स कहलाएगा। इतना क्लियर है ना। क्रेडिटर्स क्या होगा, हाँ क्रेडिटर्स क्या होगा, तो जिससे हम कोई सामान परचेज करते हैं, कह रहा है वह पर्सन या बिजनेस जिससे हम गुड्स या सर्विस क्रेडिट या कैश बेसिस पर परचेज करते हैं, वह क्या कहलाता है, क्रेडिटर्स कहलाता है। दोनों में कंडीशन देखिएगा, हम मान लीजिए बिजनेस है, क्या है बिजनेस, इधर हम सेल कर रहे हैं और इधर क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो जिससे हम खरीदेंगे वो हमारा क्या होगा, क्रेडिटर्स, और जिससे हम सेल करेंगे वो हमारा क्या होगा, डेब्टर्स। इतना क्लियर है ना। यानी कि जो हमारे पास परचेज करने आएगा वो डेब्टर, और जिसके पास हम जाएंगे खरीदने के लिए वो क्या होगा, क्रेडिटर। तो डेब्टर्स और क्रेडिटर्स को शायद समझ जाएंगे ना। हाँ लेकिन याद रखिए आगे थ्योरी में इसका जब प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल इसलिए है क्योंकि जो आपका कस्टमर आएगा उसको ग्रुप में रखना होगा किसके, सनी डेब्टर्स के, और जिसमें हम सामान खरीदने जाएंगे उसको किसके अंदर रखेंगे, सनी क्रेडिटर्स। क्योंकि आप लोग पढ़े चार्ट्स ऑफ अकाउंट, कि पार्टिकुलर कोई बिजनेस है और उसके अलग अलग ग्रुप अलग अलग समूह में रखना है, हमारा चार्ट्स ऑफ अकाउंट कहलाता है। तो कस्टमर उसको अलग ग्रुप में रखेंगे, जो सप्लायर उसको अलग ग्रुप में, तो सप्लायर को रखना होगा किस में रखेंगे, क्रेडिटर्स, और कस्टमर को रखना होगा तो, इतना क्लियर है ना। और उसके बाद से अगला आता है क्या, रिसेबल, और रिसेबल के बाद से रिसीव करना, पेमेंट करनी, आप लोग समझ ही रहे हैं। किसी से पैसा हमको पाना है तो हमारे लिए रिसीबल कहलाएगा, और यदि हमको किसी को पैसा देना वो क्या कहलाएगा, पेएबल कहलाएगा। इतना क्लियर है ना। रिसीबल और पेएबल क्या है, और उसके बाद कह रहा है जनरल, और जनरल के बाद से, तो इसके पहले जितना भी बताया इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब समझ लीजिएगा यहाँ पर सबसे पहले जनरल और लेजर समझने से पहले आप लोग सबसे फर्स्ट क्लास में पढ़े थे, पहले दिन की क्लास में अकाउंटिंग फेज, अकाउंटिंग साइकिल, और वो अकाउंटिंग साइकिल क्या था, क्या था वो अकाउंटिंग साइकिल, पहले अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजैक्शन, जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग, यही था 3 स्टेप ना। तो सबसे पहले देखिए अभी तक तो हम इतना से पहचान लिए कि कौन डेबिटर्स और कौन क्रेडिटर्स, कब परचेज किया और कब सेल किया। अब उसी का हमको एंट्री करना है, तो जहां पे डेट वाइज एंट्री करेंगे, जहां पे क्या करेंगे, डेट वाइज एंट्री करेंगे, वही हमारा जनरल कहलाए। जनरल एक बुक होता है जिसको ट्रांजेक्शन को हम डेली रिकॉर्ड करते हैं, और उसके नीचे जो लेजर पोस्टिंग दिया है, तो नीचे हम डिफाइन कर रहे हैं ना कि हमारा कस्टमर है, तो ये हमारा क्या है, सप्लायर है, ये हमारा क्या कहलाएगा। अब इन दोनों को थोड़ा इसके माध्यम से समझते हैं। कह रहा है जनरल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने वाली ऐसी बुक है जिसमें हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, और इसे इसका दूसरा नाम क्या है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी आ रहा समझ में ना। समझ लीजिए क्या है, जहां पे आप अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शन को डेली का डेली डेट वाइज जहां पे रिकॉर्ड करेंगे, वही रिकॉर्ड करने का लोकेशन क्या कहलाएगा, जनरल कहलाएगा। और इसका दूसरा नाम होता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जो आ कह रहा है एक सिंगल बिजनेस ट्रांजैक्शन को जनरल बुक में रिकॉर्ड करने का प्रोसेस जनरल एंट्री कहलाता है। एक सिंगल ट्रांजैक्शन जहां हम रिकॉर्ड करने जाएंगे ना, वही प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, जनरल एंट्री। क्योंकि पहले हम यही पढ़े हैं, अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजैक्शन, उसका से जनरल एंट्री, यही पढ़े हैं ना। तो एंट्री क्या होगा
कि जहां पर हम डेट वाइज जो भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे डेट वाइज क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, तो वही हमारे लिए क्या कहलाएगा, जनरल कहलाएगा। और जनरल के पास कह रहा है क्या, कह रहा है जनरल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने वाली ऐसी बुक है जिसमें हम जनरल एंट्री को अकाउंट में क्लासिफाइड करते हैं। कि जब हम जनरल एंट्री करने जाएंगे ना, जनरल ट्रांजैक्शन करने जाएंगे, तो उसमें अलग अलग अकाउंट से क्लासिफाइड करेंगे कि ये हमारा कस्टमर है तो ये हमारा सप्लायर, ये हमारा इनकम हुआ है तो ये हमारा एक्सपेंस हुआ है। तो अलग अलग अकाउंट के हिसाब से क्लासिफाइड कर रहे हैं ना, तो वही क्लासिफाइड करने का प्रक्रिया कह रहा है जनरल बुक्स में ट्रांजेक्शन को क्लासिफाइड करने का यह प्रोसेस लेजर पोस्टिंग कहलाता है। इतना समझा रहा है ना, कि अगर जो हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने चले गए, डेट वाइज रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो डेट वाइज रिकॉर्ड करने का प्रोसेस जनरल एंट्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जनरल एंट्री। और उसी जनरल एंट्री को अकाउंट वाइज हम क्लासिफाइड कर दी, विभाजित कर दी कि यह हमारा सप्लायर तो सप्लायर रहेगा, यह कस्टमर है तो कस्टमर रहेगा। तो हम जो दर्शा दी, क्लासिफाइड कर दी, वही हमारा क्या है, लेजर पोस्टिंग। दोनों क्या अभी क्लियर हो रहा है ना। एक बार फिर से शुरू से देख लीजिएगा। अभी हम आपको इसमें क्या क्या बताएं, क्या है ड्राइविंग, जब बिजनेस का मालिक अपने निजी खर्च के लिए पैसा निकालेगा तो क्या कहलाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़े क्या, परचेज, कि सेल करने की वजह से कोई भी सामान खरीदे तो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, परचेज। सेल्स, तो जिस वस्तु का हम व्यापार करेंगे, जो बेचेंगे, वही हमारे क्या कहलाएगा, सेल्स। परचेज रिटर्न क्या है, कोई वस्तु खरीदे हैं और किसी कारण से हम वापस करने जाएंगे तो प्रक्रिया क्या है, परचेज। सेल्स रिटर्न, कि कोई गुड्स अगर हम बेच दिए हैं और उसको वापस लेंगे अगर, जो क्या है, सेल्स रिटर्न। और उसका हम लोग पढ़े स्टॉक, तो ऐसा गुड्स जो बिजनेस में सेल करने के लिए रखा गया वही क्या है, स्टॉक। और स्टॉक को दो कैटेगरी में बांटा गया है, पहला परचेज और पहला क्या है, ओपनिंग स्टॉक, और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग क्या है, जो फाइनेंशियल ईयर के शुरू में हो, और क्लोजिंग क्या, जो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट। इतना क्लियर है ना। और उसके बाद हम लोग पढ़े हैं क्या, डेप्टर्स, यानी कि जो भी कस्टमर वो क्या कहलाएंगे, डेप्टर्स। जो भी कोई व्यक्ति हमारे पास परचेस करने आएगा वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, डेप्टर्स। और क्रेडिटर्स क्या होगा, जिससे हम परचेस करने जाएंगे वो क्या कहलाएगा। और उसका हम लोग पढ़े रिसेबल, और रिसेबल यानी किसी से पैसा हमको रिसीव करना है, और पेबल यानी कि किसी को पैसा क्या करना हो, पेमेंट। हो जाएगा ना। और उसके बाद अगला कह रहा क्या, तो जहां पे ट्रांजैक्शन को डेट वाइज डेली का डेली रिकॉर्ड करेंगे वही क्या कहलाएगा। और लेजर पोस्टिंग क्या है, तो जहां पे अकाउंट को क्लासिफाइड कर दे वही हमारा क्या कहलाएगा, लेजर या लेजर पोस्टिंग कहलाएगा। तो अब ये सारा क्लियर है ना। हाँ, इसी में अकाउंटिंग टर्म एक लास्ट रह जाता है, अकाउंटिंग इक्वेशन। फार्मूला क्या होगा इसका अकाउंटिंग टर्म, तो कह रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। कि जो हमारा अकाउंटिंग होता है, यह रिलेशनशिप होता है किसका किसका, एसेट्स का, लायबिलिटीज का और कैपिटल। लगभग ये तीनों आप लोग पढ़ चुके हैं ना। एसेट्स, बिजनेस को चलाने वाली वस्तु क्या है, कैपिटल क्या है, कि जब बिजनेस का मालिक बिजनेस पैसा इन्वेस्ट करे तो पैसा क्या कहलाएगा, कैपिटल। और उसका लायबिलिटीज क्या है, कर्ज। तो अगर एक बिजनेस स्टार्ट करें तो तीनों वस्तुएं जरूरी हैं। बिजनेस है तो कर्ज जरूर होगा, आ रहा समझे ना। बिजनेस है तो एसेट्स जरूर होगा, और बिजनेस जब तक कैपिटल नहीं लगाया जाता तो कोई बिजनेस नहीं चलेगा। तो तीनों को मिला करके हमारा क्या है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ये अकाउंटिंग इक्वेशन। जो आगे कह रहा है यहाँ पर, कैपिटल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। कि वही हमारा क्या कहलाता है, ये क्या कह रहा है जी, एसेट्स मेल, एसेट्स में लायबिलिटी क्यों होगा, नहीं देखो, ये एसेट्स में लायबिलिटी थोड़ी कह रहा है, ये रिलेशनशिप बता रहा है ना। एसेट्स अलग है और लायबिलिटीज अलग है। एसेट्स हमारा क्या है, कि जो बिजनेस को चलाने में मदद करेगा, और लायबिलिटीज क्या है, कर्ज। आ रहा समझे ना। ये दोनों को मिला करके कह रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन। आ रहा समझे ना, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। आ रहा समझे ना।
अभी हम नया बिजनेस स्टार्ट किया कि हमारे पास 10,000 था, हम 10,000 लगा दिए बिजनेस में, किससे लोन लिए नहीं लिए तो हमारे पास लाइबिलिटीज नहीं। हाँ लेकिन लाइबिलिटीज है, ये तीनों मिलाकर के जो अकाउंट बनेगा वही हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाएगा। आ रहा समझ में ना? जैसे बिल्कुल सिंपल सा एक बिजनेस चलाना है, तो जब तक कस्टमर नहीं आएंगे तब तक हमारा बिजनेस चलने वाला नहीं है। तो कस्टमर बिजनेस में मिलाएंगे नहीं मिलाएंगे तभी तो चलेगा ना। तो वो इसी प्रकार से दिया है, एसेट्स लायबिलिटी और कैपिटल जब तीनों को मिलाएंगे वही क्या कहलाएगा, अकाउंटिंग। यानी कि इन तीनों के रिलेशनशिप से तीनों अपना अपना अलग अलग काम करेंगे, लेकिन तीनों एक साथ मिलकर के काम करेंगे, वही क्या कहलाएगा, अकाउंटिंग। क्लियर है ना? और उसके बाद से आगे कह रहा है क्या, accounting to this equation, assets of business are always equal to the total of its liabilities and capital। यानी कि जो एसेट्स होना चाहिए वो एसेट्स हमेशा बराबर होना चाहिए कैपिटल और लाइबिलिटीज की। यानी कि कैपिटल और लाइबिलिटीज एक तरफ हो जाएंगे और एसेट्स एक तरफ हो जाएगा, और दोनों का बैलेंस हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। वही कह रहा है क्या, इट इज आल्सो कॉल्ड बैलेंस शीट इक्वेशन। और यही क्या, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बैलेंस शीट। जो नीचे इसका इक्वेशन दिया है कि एसेट्स बराबर क्या होगा, लाइबिलिटीज प्लस। अब तीनों का मतलब थोड़ा समझ लीजिए। अगर जो आप अपने वजह से पैसा लगा रहे हैं तो बिजनेस का एक लाइबिलिटीज है, वो आपका पैसा वापस करेगा। बिजनेस के ऊपर वो लाइबिलिटीज है कि नहीं है? यदि आप किसी कर्ज ले लिए तो भी आपके ऊपर, बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटीज है कि नहीं है? दोनों लाइबिलिटीज एक तरफ और बिजनेस को चलाने वाली वस्तुएं एक तरफ। ये दोनों हमेशा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यही इक्वेशन हमारा क्या कहलाता है, बैलेंस शीट इक्वेशन। इतना क्लियर है ना? हाँ, अगर जो हमारा लाइबिलिटीज नहीं है तो सिर्फ कैपिटल किसके बराबर होना चाहिए, एसेट्स के। अब कैसे बराबर होगा, तो आपके बिजनेस, सपोज करिए कि आप कैपिटल अपने बिजनेस में 10,000 लगा दी, तो 10,000 की वस्तु बिजनेस में दिखनी चाहिए ना, तो ये दोनों हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर। अगर जो आप 10,000 लगा दिए, 5,000 लोन ले लिए, लाइबिलिटीज हो गया आपके ऊपर, तो टोटल कितना हो गया, 15,000। तो 15,000 की वस्तु बिजनेस में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये दोनों हमेशा क्या होने चाहिए, बराबर। और जहां ये दोनों हमेशा बराबर होगा वही आपका क्या बुलाया जाएगा, बैलेंस शीट इक्वेशन। अब क्लियर है ना? तो अभी तक हम लोग टोटल पढ़े हैं क्या, अकाउंटिंग। क्लियर है ना? और अकाउंटिंग टर्म के बाद से अगला हम लोग आता है क्या, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। जो देखिए मैथ मैथ का फॉर्मूला आप लोग लगाते थे, कॉन्सेप्ट लगाते हैं ना, कॉन्सेप्ट लगाते हैं ना, वैसे जब अकाउंटिंग करने जाएं तो कॉन्सेप्ट लगाना होगा। अकाउंटिंग करने जाए तो क्या लगाना होगा, आ रहा समझ में ना? तो फिलहाल आज आप लोग ये अकाउंटिंग टर्म सारा पढ़ करके आइए 31 तक, और अगले क्लास में पढ़ेंगे क्या, अकाउंटिंग। क्लियर है ना?